Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम NCERT कक्षा 10 भूगोल के पहले अध्याय संसाधन और विकास पर गहराई से बात करेंगे। जी। ये चर्चा खास तौर पर UPSC उम्मीदवारों के लिए है। हम कोशिश करेंगे कि अवधारणाएं बिल्कुल स्पष्ट हों और पाठ्यक्रम के मुख्य बिंदुओं पर फोकस रहे। हाँ, और ये सब हम सीधे NCERT किताब और UPSC के पिछले सालों के प्रश्नों मतलब PYQs के आधार पर करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस चैप्टर से जुड़ी सारी जरूरी बातें जैसे वर्गीकरण, विकास, संरक्षण के तरीके, ये सब ठीक से समझ आ जाएं। ताकि एक मजबूत आधार बन सके UPSC की तैयारी के लिए। और हाँ, चैप्टर के आखिर में जो सवाल दिए हैं उन पर भी नजर डालेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल मृदा संरक्षण से जुड़ा हुआ लेते हैं, एक PYQ से। जी। 2013 के प्रीलिम्स में समोच्च जुताई मतलब कॉन्टूर बंडिंग का जिक्र था। तो सवाल ये है कि मिट्टी के कटाव को रोकने में ये तरीके जैसे समोच्च जुताई ये क्यों इतने जरूरी हैं? क्या महत्व है इनका? लेकिन मृदा अपरदन, जिसे हम मिट्टी का कटाव कहते हैं, वो एक बहुत गंभीर समस्या है पर्यावरण के लिहाज से। हाँ। इसके कई रूप होते हैं, जैसे अवनाले का अपरदन, जिसमें बहता हुआ पानी मिट्टी को काटकर गहरी नालियां बना देता है, वो गलीज बन जाती है। अच्छा। और एक होती है चादर अपरदन, शीट एरोजन, जिसमें पानी एक बड़ी सतह पर फैलकर ऊपर की उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है। हाँ, हाँ। तो NCERT बताता है कि इसे रोकने के कई तरीके हैं। जैसे आपने कहा समोच्च जुताई, इसमें क्या करते हैं कि ढलान वाली जमीन पर कॉन्टोर लाइंस के समानांतर हल चलाते हैं। ओके। इससे पानी के बहाव की रफ्तार कम हो जाती है। फिर है सीढ़ीदार खेती, टेरेस फार्मिंग, तेज ढलानों पर सीढ़ियां बना देते हैं। पहाड़ों पर देखा है। बिल्कुल, वो भी अपरदन रोकती है। हाँ। और एक है पट्टी कृषि मतलब स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांट देते हैं और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाते हैं। अच्छा, घास की पट्टियां, वो क्यों? वो हवा के जोर को मतलब पवन अपरदन को कम करती हैं। और साथ ही रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट्स यानी खेतों के किनारे पेड़ों की कतारें लगाना, वो भी हवा से होने वाले कटाव को रोकता है। अच्छा, तो मतलब ये सारे तरीके न सिर्फ मिट्टी बचाते हैं बल्कि खेती और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद हैं। जी बिल्कुल। और जैसे मिट्टी एक संसाधन है, वैसे ही दूसरे संसाधनों का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि इनके अंधाधुंध उपयोग से कई दिक्कतें खड़ी हुई हैं ना। हाँ बिल्कुल। यहीं पर वो सतत पोषणीय विकास वाली बात आती है। 2016 के प्रीलिम्स में एजेंडा 21 पर एक सवाल था। ये एजेंडा 21 क्या चीज है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, संसाधनों के बिना सोचे समझे इस्तेमाल से 3 बड़ी समस्याएं सामने आईं। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से संसाधनों का बहुत ज्यादा ह्रास हुआ, मतलब कमी आई। ठीक है। दूसरी, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के कब्जे में आ गए। इससे समाज में अमीर गरीब का बंटवारा बढ़ गया। हाँ, असमानता। जी। और तीसरी, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से पूरी दुनिया में पर्यावरण संकट पैदा हो गए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद, प्रदूषण, भूमि का खराब होना। ये तो बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सतत पोषणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। और इसका मतलब क्या है सरल शब्दों में? इसका मतलब है कि हम विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, और साथ ही आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का भी ख्याल रखें। अच्छा, मतलब आज का विकास ऐसा हो कि कल के लिए भी कुछ बचे। बिल्कुल सही। इसी सोच के साथ जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। हाँ, रियो समिट। जी। वहीं पर वैश्विक वन सिद्धांतों पर सहमति बनी और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को मंजूरी दी गई। तो ये एजेंडा 21 एक तरह का एक्शन प्लान हुआ? हाँ, कह सकते हैं। ये एक घोषणा पत्र जैसा था जिसका मकसद था कि दुनिया के देश मिलकर पर्यावरण के नुकसान, गरीबी और बीमारियों से निपटें। और इसमें स्थानीय स्तर पर भी कुछ करने की बात थी? हाँ, इसमें यह भी कहा गया कि हर स्थानीय निकाय मतलब लोकल बॉडी अपना खुद का स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे
तो ये भविष्य को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में एक बड़ा कदम था। सही बात है। अच्छा, अब जरा भूमि सुधारों पर आते हैं। 2024 के GS3 पेपर में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स पर सवाल था और NCERT में भी इसका जिक्र है। आज़ादी के बाद इनकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, आज़ादी के समय भारत में जमीन का मालिकाना हक बहुत असमान था। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और बहुत से लोगों के पास बिल्कुल नहीं थी, और जो खेत थे वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए थे। हाँ, वो चकबंदी वाली बात। जी, तो खेती को सुधारने के लिए संस्थागत सुधार बहुत जरूरी थे। NCERT के मुताबिक इसके लिए कई कदम उठाए गए, जैसे सामूहिकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। और ये कब हुआ? मतलब किस योजना में इस पर जोर था? पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार एक मुख्य लक्ष्य था। अच्छा, और वो भूदान आंदोलन का भी जिक्र आता है। हाँ, विनोबा भावे जी ने भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा गया। इसमें बड़े जमींदारों ने अपनी इच्छा से भूमिहीन किसानों को जमीन दान में दी। लेकिन क्या ये सुधार पूरी तरह सफल हुए? देखिए, इरादा बहुत अच्छा था, लेकिन इनके लागू होने में मतलब कार्यान्वयन में कुछ ढिलाई रही, कुछ चुनौतियां भी आईं, कानूनी दांव पेंच भी थे। तो मतलब सुधार तो हुए, पर असर शायद उतना नहीं हुआ जितना सोचा गया था। कुछ हद तक कह सकते हैं, पर फिर भी ये कृषि के ढांचे को बदलने और थोड़ी समानता लाने के लिए बहुत जरूरी कदम थे। सही है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के बिल्कुल कोर पर। संसाधन असल में होते क्या हैं और उन्हें कैसे बांटा जाता है, मतलब उनका वर्गीकरण। NCERT का ये वर्गीकरण समझना प्रीलिम्स के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। NCERT संसाधनों को 4 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत करता है। जी बताइए। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन। इसमें 2 तरह के हैं। जैव, बायोटिक, जो हमें जीव मंडल से मिलते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, मछलियां। अजैव, एबायोटिक, जो निर्जीव चीजों से बने हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, हवा, पानी। ठीक है, जैव और अजैव। दूसरा आधार? दूसरा है समाप्यता के आधार पर, एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब वो खत्म हो सकते हैं या नहीं। इसमें भी 2 हैं। नवीकरण योग्य, रिन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं या वो प्राकृतिक रूप से फिर से बन जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पानी, जंगल। इन्हें भी आगे सतत या प्रवाह, जैसे हवा, पानी, और जैव, जैसे जंगल, वन्य जीवन में बांट सकते हैं। अनवीकरण योग्य, नॉन रिन्यूएबल, ये बनने में लाखों साल लेते हैं और इनके भंडार सीमित हैं। एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए, जैसे खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस। अच्छा, तो पेट्रोल, डीजल इसी में आएंगे? जी, इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे धातुएं, लोहा, तांबा, वो हुए पुनर्चक्रीय, रिसाइक्लेबल। और कुछ को नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल, वो हुए अचक्रीय, नॉन रिसाइक्लेबल। यंत्र समझना जरूरी है। तीसरा आधार क्या है? तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप, मतलब उनका मालिक कौन है। इसमें 4 तरह के हैं। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, जो किसी एक व्यक्ति के होते हैं, जैसे किसी का अपना घर, खेत, बाग, कुआं। सामुदायिक, कम्युनिटी, जिन पर पूरे समुदाय का हक होता है, जैसे गांव की चारागाह भूमि, तालाब, शमशान घाट, पार्क। राष्ट्रीय, नेशनल, तकनीकी तौर पर देश की सीमा के अंदर मौजूद सारे संसाधन राष्ट्रीय होते हैं। इसमें सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, खनिज, जल संसाधन, जंगल, वन्य जीवन और यहाँ तक कि समुद्री सीमा भी शामिल है। समुद्री सीमा मतलब कितनी दूर तक? तट रेखा से 12 समुद्री मील यानी लगभग 22.2 किलोमीटर तक का जो महासागरीय क्षेत्र है, जिसे प्रादेशिक जल, टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, वो और उसके संसाधन राष्ट्र की संपत्ति हैं और सरकार जनहित में व्यक्तिगत संसाधनों को भी अधिग्रहित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। वो कौन से? तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद, मतलब जो अपवर्जक
आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके परे जो खुला महासागर है, वहाँ के संसाधन, इनके इस्तेमाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति चाहिए होती है। अच्छा, EEZ के बाहर वाले। हाँ। ठीक है। और चौथा आधार? चौथा और आखिरी है विकास के स्तर के आधार पर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब हमने उन्हें कितना विकसित किया है या कर सकते हैं। इसमें भी 4 हैं। संभावी पोटेंशियल, वो संसाधन जो किसी इलाके में मौजूद तो है पर अभी उनका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। जैसे NCERT उदाहरण देता है, गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत संभावना है पर अभी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो रहा है। विकसित? डेवलप्ड, वो संसाधन जिनका सर्वे हो चुका है, उनकी गुणवत्ता, मात्रा सब पता है और उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। भंडार? स्टॉक, ये पर्यावरण में मौजूद है, हमारी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें इस्तेमाल करने के लिए सही टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन ऊर्जा का बड़ा स्रोत हो सकता है पर हमारे पास उसे आसानी से इस्तेमाल करने की तकनीक अभी नहीं है। तो ये भंडार है। संचित कोष? रिजर्व्स, ये भंडार का ही हिस्सा है। हमें पता है कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी भी है पर अभी हमने इनका इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। इन्हें भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचा कर रखा गया है, जैसे बांधों में जमा पानी, जंगल वगैरह। वाह, ये वर्गीकरण तो काफी विस्तृत है और हर पहलू को समझने में मदद करता है कि संसाधन क्या हैं और कैसे हमें उन्हें देखना चाहिए। जी बिल्कुल। अब इसी से जुड़ा सवाल है, भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में संसाधन नियोजन मतलब रिसोर्स प्लानिंग का, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत में संसाधनों का बंटवारा बहुत ही असमान है। कहीं कुछ संसाधन बहुत ज्यादा हैं तो कहीं बिल्कुल कम। जैसे? कोई उदाहरण है NCERT में? हाँ, NCERT में साफ लिखा है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले के भंडार हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में पानी के संसाधन बहुत हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कम है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, लेकिन पानी की कमी है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सांस्कृतिक विरासत में धनी है, पर वहाँ पानी, आधारभूत संरचना और खनिजों की भारी कमी है। अच्छा, तो ये असंतुलन है। जी, इसीलिए एक संतुलित विकास के लिए जरूरी है कि हम राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर योजना बनाकर संसाधनों का इस्तेमाल करें। यही संसाधन नियोजन है। और इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब ये प्लानिंग करते कैसे हैं? इसके मुख्य तौर पर 3 चरण हैं। पहले तो देश के अलग अलग हिस्सों में संसाधनों की पहचान करना, उनकी लिस्ट बनाना, इसमें सर्वे करना, मैपिंग करना, उनकी गुणवत्ता और मात्रा का अनुमान लगाना शामिल है। दूसरा, संसाधन विकास के लिए एक योजना संरचना तैयार करना। इसमें सही टेक्नोलॉजी, जरूरी स्किल्स और संस्थागत ढांचा बनाना पड़ता है। तीसरा, जो संसाधन विकास की योजनाएं बनी हैं, उन्हें देश की समग्र विकास योजनाओं के साथ मिलाना, उनमें तालमेल बिठाना। ये तो काफी व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है। और नियोजन के साथ साथ संरक्षण भी उतना ही जरूरी है ना? मुझे गांधी जी की वो बात याद आ रही है। कौन सी? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। हाँ, बिल्कुल सटीक। गांधी जी संसाधनों के संरक्षण के पक्षधर थे और वो बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय ज्यादा लोगों द्वारा उत्पादन, प्रोडक्शन बाय द मासेस के हिमायती थे। और वो शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में भी यही सोच झलकती है। जी। चलिए अब भारत के भू संसाधनों पर आते हैं, मतलब जमीन। इसका उपयोग कैसे होता है हमारे देश में? देखिए, भारत की जमीन का करीब 43% हिस्सा मैदानी है। ये खेती और उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। लगभग 30% हिस्से पर पर्वत है, जो नदियों के प्रवाह, पर्यटन और पारिस्थितिकी के लिए जरूरी है। और बाकी 27% हिस्सा पठारी है, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अच्छा भंडार है। NCERT फिगर 1.3। और जमीन के इस्तेमाल का पैटर्न, मतलब लैंड यूज पैटर्न, वो कैसे बदला है? अगर हम 1960-61 की तुलना 2014-15 से करें, NCERT फिगर 1.4, तो कुछ बदलाव दिखते हैं। जैसे वनों के अंतर्गत क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, करीब 18% से बढ़कर 23.3% हो गया है। लेकिन ये तो अब भी कम है ना? वो राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य तो 33% था। हाँ, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना था। उससे हम अभी भी काफी पीछे हैं। हाँ,
स्थायी चरागाहों के तहत जमीन कम हुई है। अच्छा, चरागाह कम हुए, इसका क्या असर पड़ता होगा? हाँ, इससे पशुधन पर असर पड़ता है और जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, मतलब नेट सोन एरिया, वो लगभग 45-46% के आसपास बना हुआ है। उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। और इस जमीन की क्वालिटी का क्या हाल है? मतलब ये जो भू निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन की बात होती है, वो एक बड़ी समस्या है। हाँ, बिल्कुल। भारत में भूमि निम्नीकरण एक गंभीर चुनौती है, मतलब जमीन की गुणवत्ता में गिरावट। और इसके मुख्य कारण क्या है? क्यों हो रहा है ये? कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो है वनोन्मूलन, यानी जंगलों की कटाई। फिर है अति पशुचारण, ओवरग्रेजिंग, खासकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। खनन का भी असर होता होगा। बहुत ज्यादा। खनन गतिविधियां खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जमीन को बंजर बना देती हैं। फिर है अति सिंचन, ओवर इरिगेशन। ज्यादा सिंचाई से जमीन में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या है। और उद्योगों से? हाँ, औद्योगिक कचरा और खनिज प्रक्रियाएं, जैसे सीमेंट उद्योग से निकलने वाली धूल, चूना पत्थर की पिसाई, ये सब भी भूमि और जल प्रदूषण करके जमीन को खराब करते हैं। तो इसके समाधान क्या हैं? मतलब जमीन को बचाने के लिए, भू संरक्षण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उपाय भी कई हैं। सबसे जरूरी है वनारोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, चरागाहों का सही प्रबंधन करना, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाना, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में। पशु चराने पर नियंत्रण? हाँ, पशुचारण पर नियंत्रण रखना, रेतीले टीलों को स्थिर करने के लिए कांटेदार झाड़ियां लगाना, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और उद्योगों से निकलने वाले पानी को साफ करके परिष्कृत करके ही छोड़ना। ये सब उपाय बहुत जरूरी लगते हैं। चलिए, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण संसाधन पर आते हैं, मृदा यानी मिट्टी। एनसीईआरटी भारत की मिट्टियों का काफी अच्छा वर्गीकरण देता है। क्या हम संक्षेप में मुख्य प्रकारों पर बात कर सकते हैं? जरूर। भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। मुख्य हैं 1. जलोढ़ मृदा, अलूवियल सॉइल्स। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ और सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है। कहाँ मिलती है ये? उत्तरी मैदानों में, नदी घाटियों में और पूर्वी तट के डेल्टाओं में। ये नदियों द्वारा लाए गए बारीक कणों, रेत, सिल्ट और मृत्तिका, क्ले से बनती है। इसमें भी प्रकार होते हैं, वो बांगर, खादर? हाँ, आयु के आधार पर 2 तरह की होती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, इसमें कंकड़ ज्यादा होते हैं, और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ये ज्यादा महीन और ज्यादा उपजाऊ होती है। और फसलें? इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना काफी होता है, इसलिए ये गन्ना, चावल, गेहूं और दूसरे अनाज और दालों की फसलों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरी? वो काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, ये नाम सुना है। कपास के लिए मशहूर है? बिल्कुल, ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से दक्कन के पठार, मतलब दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों वाले क्षेत्र में मिलती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसकी खासियत? इसके कण बहुत महीन होते हैं और इसमें नमी धारण करने की, मतलब पानी सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूमा जैसे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अच्छा, अगली मिट्टी? 3. लाल और पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल्स। ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, जहां कम बारिश होती है, वहां रवेदार आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर भी मिलती है। इसका रंग लाल क्यों होता है? इसमें लोहे के कण होते हैं, क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में। जब लोहे का फैलाव होता है तो रंग लाल दिखता है, और जब इसमें पानी मिल जाता है, जल योजन होता है, तो ये पीली दिखने लगती है। दिलचस्प है। चौथी? लैटेराइट मृदा, लैटेराइट सॉइल। ये लैटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना है, जिसका मतलब है ईंट। ये मिट्टी उच्च तापमान और बहुत ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में बनती है। ज्यादा बारिश से कैसे? ज्यादा बारिश की वजह से तीव्र निक्षालन होता है, मतलब लीचिंग। मिट्टी के पोषक तत्व पानी के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं, इसलिए ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, अम्लीय होती है, pH 6.0 से कम। तो इसमें कुछ उगता नहीं? पोषक तत्वों की कमी होती है, ह्यूमस भी कम होता है। लेकिन अगर सही तरीके से खाद और उर्वरक डालें और संरक्षण तकनीक अपनाएं, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में इस पर चाय, कॉफी और काजू उगाए जाते हैं।
ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों पर भी मिलती है। अच्छा, और कौन सी बची? 5 मरुस्थलीय मृदा, एरिड सॉइल्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रेगिस्तानी इलाकों में मिलती है, खासकर पश्चिमी राजस्थान में। इसका रंग लाल या भूरा होता है। ये रेतीली और लवणीय होती है। इसमें खेती हो सकती है? इसमें ह्यूमस और नमी की बहुत कमी होती है। नीचे की परतों में चूने या कंकड़ की मात्रा बढ़ती जाती है, जो पानी को नीचे जाने से रोकती है। लेकिन अगर सही तरीके से सिंचाई की जाए तो इसे खेती लायक बनाया जा सकता है। और आखिरी 6 वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल्स। ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती हैं, जहां काफी जंगल होते हैं। इन मिट्टियों का गठन वहां के पर्यावरण के हिसाब से बदलता रहता है। नदी घाटियों में ये दोमट और सिल्टदार होती हैं, जबकि ऊपरी ढलानों पर मोटे कणों वाली। हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में इनका अपरदन ज्यादा होता है और ये अम्लीय और ह्यूमस रहित होती हैं। बहुत बढ़िया। ये संक्षिप्त विवरण निश्चित रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों को मुख्य अंतर समझने में मदद करेगा। अब क्यों ना अध्याय के अंत में जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन्हें तेजी से देख लें। सवाल और उसका जो मूल विचार है वो बताता हूं, और आप उसमें एनसीईआरटी से जो सटीक शब्द या तथ्य है वो जोड़ दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? मेरा ख्याल है उत्तर डी, अनवीकरणीय है, क्योंकि ये खनिज सीमित है। हाँ, बिल्कुल सही, अनवीकरणीय खनिज संसाधन। 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? विकल्प हैं पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव, अचक्रीय। तो ये मानवकृत तो नहीं है, प्राकृतिक है, तो उत्तर बी होना चाहिए। सही, ये प्राकृतिक है और नवीकरण योग्य है, मतलब पुनः पूर्ति योग्य। प्रवाह संसाधन भी कह सकते हैं। मानवकृत, ह्यूमन मेड नहीं है। 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? हमने अभी बात की थी, अधिक सिंचाई, तो बी, अधिक सिंचाई। जी, एनसीईआरटी के अनुसार पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अति सिंचन, ओवर इरिगेशन है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? ये तो आसान है, पहाड़ी राज्य देखना है तो डी, उत्तराखंड। हाँ, सोपानी या सीढ़ीदार कृषि, टेरेस कल्टीवेशन, पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए की जाती है। अब आते हैं संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्नों पर। प्रश्न 2 आई, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और फसल कपास। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, और मुख्य फसल कपास। इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। आई, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये तो जलोढ़ मृदा होगी, और विशेषताएं बहुत उपजाऊ, पोटाश, फास्फोरस चूना होता है, और रेत सिल्ट मिट्टी से बनी होती है। एकदम सही, ये जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं हैं। बहुत उपजाऊ होना, पोषक तत्वों का होना और गठन। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? हमने भी बात की थी, समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेत बनाना, पट्टी कृषि। जी, और साथ ही वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन और घास उगाना भी महत्वपूर्ण उपाय हैं। आईवी जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दे। तो जैव मतलब जिनमें जीवन है, जैसे पेड़, जानवर। अजैव मतलब निर्जीव, जैसे चट्टानें, धातुएं। हाँ, ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है। बायोटिक रिसोर्सेज, जीवमंडल से प्राप्त, और अबायोटिक रिसोर्सेज, निर्जीव वस्तुओं से बने। अब आते हैं थोड़े लंबे उत्तर वाले प्रश्नों पर। प्रश्न 3 आई, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि क्यों नहीं हुई? तो प्रारूप में हमने देखा, मैदान 43%, पर्वत 30%, पठार 27%, शुद्ध बोया क्षेत्र करीब 45.5% है, वन क्षेत्र लगभग 23.3% 2014-15 है। वृद्धि कम क्यों हुई? शायद बढ़ती आबादी, खेती का विस्तार, शहर बसना, उद्योग लगना, सड़कें बनना। हाँ, ये सब कारण है। बढ़ती जनसंख्या और भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण राष्ट्रीय वन नीति 1952 का जो 33% का लक्ष्य था, वो पूरा नहीं हो पाया है। भूमि उपयोग को भौतिक कारक जैसे जलवायु, भू आकृति और मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं भी प्रभावित करती हैं।
एक टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? मतलब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ से रिसोर्स ज़्यादा कैसे इस्तेमाल हुए? शायद टेक्नोलॉजी से निकालना आसान हो गया और विकास से लोगों की ज़रूरतें बढ़ रहीं। बिल्कुल। उन्नत प्रौद्योगिकी ने संसाधनों को खोजना, निकालना और उन्हें इस्तेमाल लायक बनाना आसान और तेज कर दिया। आर्थिक विकास से लोगों की आय बढ़ी, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ी, तो मांग भी बढ़ी और बड़े पैमाने पर उत्पादन मास प्रोडक्शन संभव हुआ। वैश्वीकरण ने भी उपभोग को बढ़ाया है। हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ने मिलकर खपत को बहुत तेजी से बढ़ाया है। जी, जिसने संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। बिल्कुल संक्षिप्त और सटीक। अच्छा, अब इस पूरी चर्चा के अंत में आते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए मुख्य बातें क्या रहीं? मतलब की टेकअवेज। प्रीलिम्स पॉइंटर्स के तौर पर देखें तो संसाधनों का वर्गीकरण, उसके आधार, उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व, विकास स्तर और उदाहरण जैसे जैव अजैव, नवीकरण अनवीकरण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ईईजी वाला हिस्सा, संभावी भंडार, ये बहुत जरूरी है। मुख्य मृदा प्रकार रेगुर, काली, बांगर खादर, जलोढ़, इनकी खास बातें, कहाँ मिलती हैं, कौन सी फसलें होती हैं, रियो सम्मेलन 1992 का उद्देश्य, राष्ट्रीय वन नीति 1952 का लक्ष्य 33% वन क्षेत्र, मृदा संरक्षण के तरीके, समोच्च जुताई, सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि, रक्षक मेखला, इनके नाम पता होने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की परिभाषा। और मेंस इनसाइट्स के लिए? हाँ, मेंस के नजरिए से देखें तो संसाधन नियोजन का महत्व, उसकी प्रक्रिया और भारत में इसमें क्या चुनौतियां हैं, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा और GS3 पर्यावरण और आर्थिक विकास से उसका सीधा जुड़ाव, भूमि निम्नीकरण, इसके कारण, प्रभाव और समाधान क्या है। ये पर्यावरण और कृषि दोनों से जुड़ा मुद्दा है। संसाधनों के असमान वितरण का क्षेत्रीय विकास पर क्या असर पड़ता है? संसाधन प्रबंधन में संस्थागत सुधारों जैसे भूमि सुधार की क्या भूमिका रही है और है? संसाधन संरक्षण की जरूरत क्यों है और इसमें गांधीवादी या शुमाकर जैसे दृष्टिकोणों की क्या प्रासंगिकता है? बहुत बढ़िया। तो ये था NCERT कक्षा 10 भूगोल के पहले अध्याय संसाधन और विकास का हमारा गहन विश्लेषण, खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए। हमने मुख्य अवधारणाओं, वर्गीकरणों और प्रक्रियाओं को PYQs और अध्याय के अभ्यासों के संदर्भ में समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये चर्चा सुनने वालों की तैयारी में जरूर सहायक होगी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसे जैसे भारत की आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्या हमारी मौजूदा संसाधन संरक्षण की रणनीतियां भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए काफी होंगी, या हमें कुछ और बुनियादी, कुछ क्रांतिकारी बदलावों की तरफ देखना होगा, जैसा कि कुछ स्रोतों में इशारा मिलता है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले विश्लेषण तक नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.